ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तव घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य वाचकों का मनोरंजन करना है। प्रीति ने हिम्मत जुटाकर अपनी एक सहेली को साथ लिया और डॉक्टर के पास गई। जो फैसला उसने लिया वह उसके लिए आसान नहीं था। वह डर, शर्म और अकेलेपन से भरा हुआ था। उस हालात में वह कोई और रास्ता नहीं देख पा रही थी। चिकित्सकीय प्रक्रिया के बाद वह चुपचाप घर लौट आई, लेकिन उससे पहले ही श्रेयस ने जानबूझकर एक और साजिश रच दी थी। उसने एक नर्स के जरिए यह बात इस तरह फैलवाई कि प्रीति की हालत की जानकारी उसके घर तक पहुंच गई। जब प्रीति घर पहुंची तो माहौल बदला हुआ था। घर के सभी उसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह अंदर आई, उसे वही हॉल में रोक लिया गया। सवालों की बौछार शुरू हो गई। उसका बैग देखा गया और सबके सामने वह सच्चाई आ गई जिसे वह दुनिया से छुपाना चाहती थी। सब पूछने लगे, यह सब किसने किया, कौन जिम्मेदार है? लेकिन प्रीति चुप रही। उस दिन वह पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसके सामने कोई सहारा नहीं था, यहाँ तक कि उसका अपना परिवार भी नहीं। माँ ने कांपती आवाज में बार बार पूछा कि बताओ, कौन है वह जिसने तुम्हारे साथ गलत किया? लेकिन प्रीति ने किसी का नाम नहीं लिया। डांट पड़ी, गुस्से में शब्द बोले गए। एक पल ऐसा भी आया जब माँ का हाथ उठ गया। फिर भी प्रीति चुप रही। वह सब सहती रही, क्योंकि सच बोलने की ताकत अब उसमें बची ही नहीं थी। सब कुछ सहती रही। उसी बीच शालिनी ने कठोरता से कहा, इसे यहाँ से ले जाओ। हमारे घर में ऐसी लड़की नहीं रह सकती। कमरे में मौजूद कई आवाज़ों ने उसके चरित्र पर सवाल उठाए। उसकी पढ़ाई, उसका बाहर जाना, सब कुछ शक के घेरे में ला दिया गया। वह शब्द बोले गए जो किसी भी इंसान को भीतर से तोड़ देने के लिए काफ़ी होते हैं। प्रीति वही खड़ी थी, आंखें आंसू से भरे, आवाज़ घूम। किसी ने यह नहीं पूछा कि वह क्या झेल कर आई है। किसी ने यह नहीं सोचा कि वह किसके डर से चुप है। उस दिन प्रीति ने सिर्फ अपमान ही नहीं झेला था, उसने अपने ही घर में अपनी पहचान खो दी थी। शालिनी ने अचानक सख्त आवाज में कहा, इसका मोबाइल चेक करो। यह सुनते ही प्रीति का दिल जोर से धड़क उठा। उसके हाथ कांपने लगे। शालिनी ने उसके हाथ से मोबाइल झपट लिया। अब प्रीति बुरी तरह डर गई। कहीं मोबाइल में ऐसा कुछ न मिल जाए जिससे श्रेयस के साथ उसका संपर्क सामने आ जाए। उसके मन में बस यही चल रहा था, अगर कुछ भी पता चल गया तो सब कुछ और बिगड़ जाएगा। शालिनी ने मोबाइल अच्छी तरह चेक किया, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे किसी का नाम या सच सामने आए। गुस्से में तिल मिलाकर शालिनी ने मोबाइल जोर से जमीन पर फेंक दिया। मोबाइल टूट गया, स्क्रीन चकनाचूर हो गई। प्रीति ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप देखती रही, जैसे अब विरोध करने की ताकत भी उससे छीन चुकी हो। शालिनी ने प्रीति की माँ से प्रीति के पिता और भाई को फोन कर यहाँ से प्रीति को ले जाने की बात कह दी। इसके बाद प्रीति की माँ ने तुरंत उसके भाई को फोन किया। सारी बात बताकर कहा कि तुरंत आओ और इसे यहाँ से ले जाओ। फोन कटते ही घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। प्रीति समझ चुके थे, अब यह सिर्फ सवालों की बात नहीं रही। अब वह अपने ही घर में एक बोझ की तरह देखी जाने लगी।
उसकी जिंदगी एक और मोड़ पर खड़ी थी, जहां आगे का रास्ता और भी अकेला लग रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। तभी उसका भाई घर पहुंचा। उसके आते ही घर के सभी लोगों ने एक एक करके सारी बातें बता दी। भाई ने प्रीति को अपने पास बुलाया, कठोर आवाज में पूछा, इस हालत का जिम्मेदार कौन है? प्रीति के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें झुकी रही, होंठ कांपते रहे, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। उसी पल शालिनी ने तेजी से बोल पड़ी, इसे पता ही नहीं है कि इसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। और एक बार फिर उसके चरित्र पर उंगली उठा दी गई। बातें देर रात तक चलती रही। हर बात का निशाना प्रीति ही बनती रही। उसे डांटा गया, ताने दिए गए और गुस्से में बाई का हाथ भी उठ गया। प्रीति ने कोई विरोध नहीं किया। वह जैसे भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी। शालिनी ने तो साफ शब्दों में कह दिया कि आगे कभी भी प्रीति को हमारे घर मत लाना। उसने यह तक कह दिया कि यह लड़की चरित्रहीन है, नाक कटवा कर आई है, और अगर वह हमारे घर आई तो हमारा नाम भी मिट्टी में मिला देगी। शालिनी के ये शब्द प्रीति के लिए किसी जहर से कम नहीं थे। आखिरकार एक फैसला सुना दिया गया। प्रीति की पढ़ाई अब यही खत्म। उसे वापस घर ले जाया जाएगा। अब वह बाहर नहीं जाएगी, घर के काम ही करेगी। कहा गया, बाहर जाएगी तो ऐसे ही काम करेगी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। इसलिए उसे घर की 4 दीवारों में ही रहना चाहिए। सुबह होते ही उसे वही वापस ले जाया गया जहां से वह आई थी, दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में। रास्ते भर प्रीति खामोश रही। अब वह हार चुकी थी, पूरी तरह टूट चुकी थी। जिंदा होते हुए भी वह अपने भीतर से मर चुकी थी। उसकी आंखों में अब न आंसू थे न सवाल, बस एक गहरी सन्नाटे जैसी खामोशी। प्रीति को गांव भेज दिया गया था। श्रेयस ने जो जाल बिछाया था उसका अंजाम क्या हुआ, यह जानने की बेचैनी उसके भीतर थी। अगले ही दिन शालिनी काम पर कुछ देर से आई। श्रेयस समझ गया कि घर में कुछ तो जरूर हुआ है, लेकिन वह सीधे कुछ पूछ नहीं सकता था, इसलिए वह चुप रहा। 2 दिन बीत गए। शालिनी रोज की तरह काम पर आती रही। श्रेयस को अब यह जानने की तीव्र इच्छा थी कि प्रीति के साथ आखिर हुआ क्या। उसने बाहर से पता लगवाया तो उसे पता चला कि प्रीति अब दिल्ली में नहीं थी, वह अपने गांव चली गई थी। अब उसे यकीन हो गया कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। 10 दिन बीत चुके थे। वह जानना चाहता था कि परिवार ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। उसने चतुराई से अपनी भाभी शिल्पा से कहा कि शालिनी से प्रीति के बारे में पूछ ले। जो लड़की आपके साथ काम पर आती थी वह क्या कर रही है? लेकिन शिल्पा ने उल्टा सवाल कर दिया, आपको यह जानने की जरूरत क्यों है? श्रेयस के लिए यह असामान्य था। आमतौर पर कोई उससे ऐसे पलट सवाल करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन शिल्पा और तेजस उसके साथ काफी दोस्ताना थे। उसी समय तेजस भी वहां था। जब उसने भी देखा कि श्रेयस अचानक किसी लड़की के बारे में पूछ रहा है तो दोनों हैरान रह गए। श्रेयस ने बड़ी चालाकी से बात संभाल ली। उसने कहा कि प्रीति जिस कॉलेज में जाती है उस कॉलेज के एक कार्यक्रम में उसे कुछ सहायता देनी है, इसलिए कॉलेज से जुड़ी जानकारी चाहिए। शिल्पा और तेजस को यह बात सच लगी। शिल्पा ने शालिनी से पूछने का मन बना लिया।
जो बातें सामने आई वे कड़वी थी। प्रीति को बुरी तरह अपमानित किया गया था। उसे साफ कह दिया गया था कि अब उसे कभी दिल्ली नहीं लाया जाएगा। उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई थी। उसकी गर्भावस्था, चिकित्सकीय प्रक्रिया और फिर उस पर लगाए गए चरित्रहीनता के आरोप, सब कुछ शिल्पा ने सुन लिया। सब कुछ प्रीति को दोषी बताने वाली बातें सामने आई। शिल्पा ने आकर सारी बातें श्रेयस को बता दी। एक पल को जब प्रीति के चरित्र पर सवाल की बात आई तो श्रेयस के भीतर हल्की सी कसक उठी। उसे पता था कि प्रीति वैसी नहीं थी जैसा उसे बताया गया, लेकिन यह कसक टिक न सकी। यह सब श्रेयस ने ही जानबूझकर किया था। उसे सबक सिखाने के नाम पर उसने एक जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसके भीतर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक विकृत संतोष था। उसे यह सोचकर खुशी हो रही थी कि उसके साथ टकराने की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। उसके लिए यह सबक था और उसी सोच में उसने अपनी क्रूरता को जीत मान लिया। उधर गांव में प्रीति के भाई ने घर वालों को सब कुछ बता दिया। प्रीति पर पाबंदियां लगा दी गई। उसे साफ शब्दों में कह दिया गया अब वह घर से बाहर कहीं नहीं जाएगी, बिना बताए तो बिल्कुल नहीं। प्रीति अपने ही घर में अपना अस्तित्व खो बैठी थी। वह कम बोलती थी, अधिकतर अकेले ही रहती थी, चुपचाप घर के काम करती थी। देखते देखते 1 महीना बीत गया। वहाँ श्रेयस अपने काम में व्यस्त हो गया था। कभी कभी उसे प्रीति की याद आ जाती, लेकिन वह याद किसी पछतावे से नहीं, बल्कि वह याद केवल शारीरिक चाह के रूप में ही उभरती थी। भावनात्मक लगाव या अपनापन उसमें कहीं नहीं था। फिर वह खुद से कहता, अगर प्रीति नहीं है तो क्या हुआ? दुनिया में उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं। उनसे मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। पैसे के दम पर सब खरीदा जा सकता है। यह उसका भ्रम था। यह सोच उसकी खोखली अमानवीय मानसिकता का सबसे गहरा सबूत था। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।